तो बेटा सिलेबस तो सभी का सेम है, तो दैट मीन्स सिलेबस अगर सेम है, मैंने आपके लिए खोला था, कहाँ गया यार वो, चला गया स्प्रेडशीट, हाँ दिख रही है स्क्रीन सबको? यो मैम। तो मैं कह रही थी कि सिलेबस तो सबका सेम है, राइट? सिलेबस वही है, उससे क्वेश्चन चेंज होते चले जाएंगे। अगर किसी कॉलेज का पेपर देने जाओगे तो उसमें कॉलेज जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल देती हूँ, अगर तुम पंजाब में कॉलेज का पेपर देने जाते हो, जो मेरे टाइम में होता था, तो पंजाब में ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, एनिमल एनिमल इवनिंग किंगडम, मैम। प्लांट किंगडम, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर देने जाओ तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्कूल में 12th और 11th में उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो रीजनल वाइज वो चेंज होता जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे हिमाचल का, दिल्ली का, और आपके आसपास चंडीगढ़ है, कि वहां पे किस तरीके का है, उस तरीके की प्रिपरेशन होगी। लेकिन आपको मेन जो प्रिपेयर करना है वो आपको नीट ही प्रिपेयर करना है, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर फॉर नीट यू प्रिपेयर फॉर ऑल द एंट्रेंसेज आफ्टर 12th ग्रेड। तो हम अब क्या करने वाले हैं, बिकॉज जनवरी इज हियर, तो एक तो डिस्कशन इस पे बनता है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि आज 5 जनवरी है, अगर हम आज से बायो स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना पढ़ना है, सो दैट हम लोग उन एग्जाम्स को देने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, ये बात समझ आई? यो मैम। ठीक है, अब 11th और 12th की एनसीईआरटी ले आओ, मैं भी लेकर आई हूँ, यो मैम। ले आओ सारे। ले आदि मैम। बच्चे ले आए? यस मैम। रेज योर हैंड। यस मैम। भूमि ले आई, दीक्षा ले आई, आरुषि ले आई, रमिता ले आई। बेटा बाकी 24 others are also in this meeting. Only गुड 8 इवनिंग मैम। good evening. बेटा अर्चना, अनुराधा, आरुषि, आशा, लिनिका, दीक्षा, यस गुंजन, मैम। ईशा, यस मैम। बेटा बुक ले आए? यस मैम। पल्लवी, पंकज, प्रिया, रमिता, रितिका, सपना, सुनिधि, विशाल, एनसीईआरटी है। आई गिव यू 1 minute, भाग यस मैम। लेकर आओ जिस बच्चे के पास नहीं है। यस मैम। मैं कौन कहा गया? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लेट आई हो तुम? लेट आई हो? यस। कहाँ थे तुम? कहाँ घूम रही थी? हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। एक्चुअली मैम ना फोन से जो लिंक था ना उसका जो पासवर्ड था वो कॉपी कर रही थी। टैब लिया है ना तो उस पे लगाती हूँ क्लास अब। अरे अमीर लोग, नहीं हूँ मैम, मिला है। अमीर लोग, इसको टैब मिला है, हमें सिर दर्द की टैबलेट नहीं मिल रही। अमीर लोग, मैम खुद थोड़ी ना खरीदा है, अमीर कैसे हुई मैं? हमें भी तो नहीं मिल रहा ना, बिना कुछ खरीदे तेको मिल गया। अमीर लोग, मैम मुझे भी मिला है। हो नहीं? मैम 10th के बेस में मिलता है। अमीर Yes. बच्चे। मैम भी अमीर। मैम के पास टैब नहीं है, मैम के पास टैबलेट भी नहीं है। मैम के पास लड़की है। मैम के पास लैपटॉप है। तुम्हारे पास नहीं, नलायको, क्या छेड़ लिया तुमने मुझे? मेरी सिस्टर का है। नलायक कहीं के, ढूंढ के निकाल ली बात छेड़ने के लिए। देखिए टैब ज्यादा महंगा होता है अमीर लोग। लैपटॉप ज्यादा होता है अमीर लोग। लैप टैब कितने का आता है? अलग अलग रेंज होती है। तेरे पास कौन सा है? मेरे पास डाटा मिनी का है। टाटा मिनी का है। टाटा मिनी क्या है तेरे पास? टैबलेट प्राइस देने का इन्होंने, नॉट नाउ, ये 10। लोकेशन 14,000। ओ अच्छा है, मेरा लैपटॉप महंगा है। गरीब बच्चे। एंड दिस इज हम वो कर गए। ओके चलो आगे चलते हैं। तो आ गए ना सारे एनसीईआरटी वे? यस मैम। यस मैम। देखो, एक काम करते हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं और एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, सो दैट तुमको पता हो क्या फिजिबल है, मुझे भी पता हो क्या फिजिबल है, उसी को टारगेट बना के चलते हैं। देखो जब आपका अप्रैल आएगा तो अप्रैल में आपका क्रैश कोर्स चलेगा। ठीक है, क्रैश कोर्स की जो बायो की क्लास होती है वो 2 to 3 hours होती है, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है बायो पढ़ने में। अगर मैं तुमको 1 घंटे में रिवाइज कराऊंगी तो कम से कम 2 घंटे क्वेश्चन को हम देंगे, तभी जाकर तो पीवाईक्यूज कंप्लीट होंगे ना।
आपने देखा ना 1 घंटे की क्लास में हमने एवरेज लगा के देखा था कि 15 से 20 पीवाईक्यू से ज्यादा हो नहीं पाते हैं, राइट? डिस्कशन तो नहीं हो पाती ना, है ना? अब तुम यो सोचो कि तुम एजर्शन रीजन भी करोगे, दैट मीन्स आप एक घंटे की क्लास में आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसका मतलब हमें और टाइम चाहिए, तो हम लोग 3 घंटे की क्लास रखेंगे तो 1 घंटा पढ़ाऊंगी, ब्रेक दूंगी, फिर उसके बाद हम 2 घंटे क्वेश्चन करेंगे, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो 3 घंटे की क्लास मोस्टली एक बायो की होती है ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स, क्योंकि बायो का सिलेबस भी ज्यादा होता है ना, और उसकी वेटेज भी ज्यादा है नीट में, तो इसलिए आप सबसे ज्यादा टाइम बायो को देते हो। ये क्लियर है सबको? मैम, यस मैम। तो अपने पास क्या बचा, कौन सा मंथ बचा अपने पास? एक तो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च में तो आपके स्कूल के पेपर होंगे ना, यो मैम। तो मार्च में मैं लगाती हूँ कि आप लोग 12th रिवाइज कर लोगे बायो के, ये सही है? ये मैम। ऐसा बच्चे की कोई नहीं है ना जो है कि मैंने पढ़ के ही नहीं जाना है? ऐसे भी है क्या कोई जिसने सोच रखा है मैंने बोर्ड्स का पढ़ के ही नहीं जाना है क्या कोई? नो मैम। अगर कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा है तो मैं बता दूं कि उसको नुकसान ही होगा कि उसकी नीट की भी प्रिपरेशन नहीं होगी, ठीक है? तो अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो अपना बोर्ड्स का अच्छे से कर लेना, तो तुम्हारा 12th तो उसी से हो जाएगा, राइट? और ये बहुत अच्छी बात है, 12th कवर होता है तुम्हारा उससे, तो इस चीज का ना फायदा उठाना है कि हमारा 12th उसमें कवर होगा। तो मैं लगा लेती हूँ कि आपका जो मार्च है, मार्च हमारा डेडिकेटेड है सिंपली किसके लिए? हमारा मार्च सिंपली डेडिकेटेड है फॉर बोर्ड्स। 12th की बायो, ठीक है? तो मार्च लिख लेते हैं हम लोग, मार्च में हम लोग सिंपली लिख देते हैं 12th की बायो चलेगी आपकी, है ना? 12th बायोलॉजी, ठीक है? दैट मीन्स मेरे को ये इसको कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप करोगे ही, बोर्ड्स के साथ करोगे ना, तो फिर इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें हम, राइट? यो अब हम बात करते हैं 11 की, तो 11 की एनसीईआरटी खोलो। मेरी ना थोड़ी कोल्ड बहुत ज्यादा था अमृतसर और चंडीगढ़ में ना, तो मेरी नाक थोड़ी सी बैठ गई है। अगर तुमको आवाज ना आए तो मुझे बता देना, मैं से कर लूंगी, फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? यो मैम। चलो, अब आओ। तो हम लोगों ने सबसे पहले बताओ एनिमल किंगडम कर लिया, यो मैम। ठीक है? हम लोगों ने उसके बाद द लिविंग वर्ल्ड करा है, इसके साथ लिविंग वर्ल्ड कर लिया है ना? कर लिया मैम। तो मैं इसी के साथ लिख रही हूँ द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कर लिया है, क्या बात है, अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया, मैंने ये लेके नहीं चल रही थी मैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा एनिमल किंगडम, तुम्हें दिख रही है ना स्क्रीन? यस मैम। यस मैं मैम। तुम्हारे साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना के भेजती हूँ, आधे बच्चों को समझ नहीं आता, तो तुम मेरे साथ ही बनाओ। 4th चैप्टर कौन सा आएगा फिर उसके बाद? हमारा आता है प्लांट किंगडम, नहीं सिर्फ उसकी बात करो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये देखना, देखो अभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपको क्या पढ़ना है, अगर मैं ये चैप्टर के नाम लिख रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? सब टॉपिक, ठीक है? समझते हो सब टॉपिक्स? यो मैम। कि आपको उसके अंदर क्या पढ़ना है, दैट वुड बी योर सब टॉपिक, राइट? अब जो ऊपर के 2 सारे चैप्टर है उसके तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं ना, तो उनके सब टॉपिक्स लिखने की मुझे जरूरत तो नहीं है, नो मैम। ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सब टॉपिक्स इस वाले से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से, ठीक है? इसके बाद मैं लिख दूंगी कि टीच क्या होगा क्लास में, क्लास वर्क, और मैं यहाँ लिख दूंगी सेल्फ स्टडी। इसका क्या मतलब है? देयर विल बी सम टॉपिक्स जो तुमको खुद ही पढ़ने हैं, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो इतने बेसिक है, या तो मैं तुम्हें वो पढ़ा चुकी हूँ, या फिर वो इतने बेसिक है कि मैं तुम्हें सिर्फ दे दूंगी थ्योरी, तो तुम उसे खुद से समझ जाओगे, तो उस पे ऊपर हम क्लास का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे ना? आज हम एक क्लास इस पे लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम बाकी की तो ना वेस्ट करें। तो कुछ टॉपिक विल बी देयर जो तुमको खुद से स्टडी करने हैं, तो उसके नीचे मैं टिक कर दूंगी, बाकी जो क्लास में होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर ये बात कैसे बना रही हूँ मैं ये? यस मैम। यो मैम। क्लियर, ओके डन, आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बात करूं तो इसमें जो टिश्यू वाला पार्ट है, टिश्यू वाला पार्ट अब एनसीईआरटी से हट गया है नहीं? एनसीईआरटी किसी के पास नहीं है? अबे बोल लो मुंह से। ओल्ड है मैम। नो मैम, ओल्ड। ओल्ड है बेटा, जो नई एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे देन यू विल सी कि जो टिश्यू वाले पार्ट है ना, वो सारा का सारा डिलीट हो गया है। ओके, आ जा माता जी, खुल जाओ। 79 दिखा रहा है लेकिन पीछे 79 दिखा नहीं रहा, धोखा क्यों कर रही है मेरे साथ?
तो अब जो इसके अंदर है एक्चुअल में, दैट इज फ्रॉग, मोफोलॉजी एनाटॉमी सब कुछ है। मेरे हिसाब से फ्रॉग ही है, सिर्फ मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, काफी टाइम से खोली नहीं मैंने। फ्रॉग ही है इसके अंदर जो दिखा हुआ है। कुछ कह रहे हैं इसमें कॉकरोच है, कुछ कह रहे हैं इसमें कॉकरोच नहीं है। उन्होंने सिलेबस थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, मैं इसको फिर से एक बार कंफर्म करना चाहूंगी। तो मैं सब टॉपिक है फ्रॉग, जिसको मैं क्लास वर्क में ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे तो अंडरस्टूड है कि वो क्लास वर्क है। जहां पे सेल्फ स्टडी होगा वो सेल्फ स्टडी होगा। तो मैं इस कॉलम को हटा रही हूँ। अब याद रखना, सेल्फ स्टडी नहीं लिखा ना, दैट मीन्स मैं इसे पढ़ाऊंगी। क्लियर है ये बात? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, Yes, ma'am. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक फ्रॉग को पढ़ना है। फ्रॉग लेगा टाइम थोड़ा सा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद ना ये ज्यादा अच्छे से समझ आता है, इसलिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जब ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म होने वाला होगा तब पढ़ाऊंगी तो ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर किसी दिन हमें लगा ना ज्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी तो उसको बीच में उठा लेंगे। एक फ्रॉग ही तो है ना, 2 दिन का लेक्चर है ये मैक्सिमम। क्लियर है ये सबको? क्या पढ़ना है इसमें? Yes, ma'am. आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी खोलो, चैप्टर का नाम Breathing in exchange of gases. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये डन था हमारा। Yo, ma'am. मैम। इसका भी सब टॉपिक नहीं लिख रही मैं क्योंकि डन है। उसके बाद Body fluids and circulations. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब ये जो चैप्टर है ना, इससे नीट बहुत क्वेश्चन डालता है, ठीक है। और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और ये समझने वाला भी है। ऐसा नहीं है कि तो ऐसे पढ़ लोगे हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये समय लगाएगा। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ। देखो ध्यान से सुनना मैं कैसे डिवाइड करूँ। पहला पेज खोलो, आपको वहां दिख रहा है लिखा हुआ ब्लड प्लाज्मा। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो नाउ दे व्हाट विल दे टॉक अबाउट? दे विल टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में आपके सारे आ जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, राइट। उसके बाद जब मैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड कराऊंगी तो उसी के साथ हम एक टॉपिक कर लेंगे, दिस इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के साथ आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम वाला पार्ट भी आ जाएगा, लिम्फ सिस्टम भी, लिम्फ सिस्टम, ये सारा कवर हो जाता है, राइट। तो ये 2 टॉपिक है जो कॉम्पोजिशन वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है ना कॉम्पोजिशन वाले, ये आपको करने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी, ओके, एसएस। क्लियर? Yeah, ma'am. क्योंकि जब आप ये पढ़ के आओगे ना तो मैं तुमको कंपाइल करा लूंगी। ये आपने ना अपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th के टाइम पे भी एक बार पढ़ा होगा, ये आपने 10th में भी सुना होगा, आपको थोड़ा आइडिया जरूर होगा। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, मोनोसाइट्स। हमने जब वो चैप्टर करा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तब हमने ये वर्ड सुने थे ना, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। Yo, ma'am. उस टाइम पे भी ये चार्ट बना था। और जब मैंने तुमको एक बार बताया था कि लिम्फ सिस्टम होता है, कि कैसे लिम्फ बनता है, फिर उसके अंदर इम्यून सेल्स हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, फिर वो लिम्फ सारी की सारी यहाँ पे बोन्स के थ्रू हमारे यहाँ पे चली जाती है हार्ट के अंदर। अगर तुमको थोड़ा भी याद है तो एक बार हम इसे कर चुके हैं। आई विल गिव यू द मटेरियल, लेकिन आप इसको सेल्फ स्टडी करके आओगे, फिर मैं आपका इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगी। तो इस दोनों के लिए मुझे कितने लेक्चर लग जाएंगे? 1 लेक्चर लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम। ओके, Yo, ma'am. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो इसी में कवर हो जाएंगे। इसके बाद एक और टॉपिक आता है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग तो तुमने कौन से चैप्टर में कर रखी है? In Chapter 19. 9. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ना, Yes, ma'am. है ना? दैट मींस इसमें भी एसएस जाएगा, Yo, ma'am. राइट? ये आपने पढ़ रखा है ना, आप इसको पढ़ाना, मैं आपको एक बार उसी चैप्टर से रिलेट करके करा दूंगी। सो दिस इज ऑल्सो इजी, ये वाला पार्ट हो गया। उसके साथ आरएच ग्रुपिंग भी उसी के साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज इंपॉर्टेंट, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इस पे एक क्वेश्चन आता है नीट का, ठीक है, पूरे टॉपिक पे। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज समथिंग जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये आपको तो इस बुक में कम है, मेरे को आपको खुद से पढ़ाना पड़ेगा। लिम्फ पेज पीछे कवर हो गया। नेक्स्ट देखो, सर्कुलेटरी पाथवे दिख रहा है? Yo, ma'am. Yo, ma'am. अब जो होगा, अब चैप्टर कैसे डिवाइड होगा, अब हम डिवाइड करेंगे। पहले हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मैं कराऊंगी, ठीक है। जैसे कराऊंगी उसके साथ ही पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है कितना नहीं, ठीक है। उसके बाद पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो, जब आप पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो करोगे उसी के साथ आप कर लोगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल पे क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के ऊपर लोकेशंस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये जब आपने कर लिया उसी के साथ हम ईसीजी कर लेंगे, क्योंकि इसी की मूवमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। जब आपका ईसीजी हो गया उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता, आपके पास बचती है डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस मेरे से पढ़ लेना, क्योंकि हार्ट डिजीजेस कंफ्यूज करती है, एक जैसी दिखती है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन रहता है। सो एक्चुअल में जो चैप्टर का पार्ट है मेरे पढ़ाने वाला, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट,
कार्डियक साइकिल, ईसीजी एंड डिजीजेस, और क्वेश्चन आते हैं इससे भर भर के। ये है जो मैंने आपको पढ़ाना है। तो स्टार्टिंग के जो ये तीनों चीजें, इसमें कितने लेक्चर लग जाएंगे? एक लेक्चर, ठीक है। कोएगुलेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट में हमारे कितने लेक्चर लगेंगे? एक लेक्चर। पाथवे और कार्डियक साइकिल अकेला एक लेक्चर का है। ईसीजी में और डिजीज को मिला के कराऊंगी मैं, क्योंकि इसके थ्रू ना आप डिजीज पहचान सकते हो, तो पढ़ने में मजा मजा आएगा, मजा आएगा। तो कितने लेक्चर हुए? 3 अबे ओ 3 4 घूसा खाएगी। 3, 1 2 3 4, 4 लेक्चर हो गए। एक हफ्ते में बायो के कितने लेक्चर? क्या ये बोल दिया मैडम ने? मंडे, मंडे को बायो का लेक्चर होता है कितने बजे? एक्स्ट्रा क्लास होती है मंडे को नहीं होता। संडे नहीं पढ़ाऊंगी मैं, एक दिन यू नीड योर। मंडे को हमारी क्लास के बाद क्लास नहीं होती, 8:15 के बाद कोई नहीं? अर्ली मॉर्निंग होती है? यस मैम। मैम हाँ बेटा, अर्ली मॉर्निंग होती है, कबूतर कहीं के। अर्ली मॉर्निंग होती है क्लास, ट्यूसडे होती है? यस मैम 6 बजे होती है। 2 दिन होती है। और अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास की बात करूँ इवनिंग में, तो फिर वो कब होती है? वेडनेसडे। वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेंसडे एंड थर्सडे। वेंसडे और थर्सडे? नो मैम वेडनेसडे होती है। वेंसडे और सैटरडे होती है। एक वेंसडे होती है, फिर दूसरे बैच की होती है, फिर सैटरडे होती है। अभी तुमको ये नहीं पता? ये नया साल आया तो कैसे रूट करके सब भूल जाएंगे। और रेगुलर कितनी होती है? मंडे होती है, यस मैम। है ना? टोटल नंबर ऑफ क्लासेस एक वीक के अंदर कितनी हुई, जरा काउंट करना। 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस होगी, है ना? ठीक है, तो 1 वीक इक्वल्स टू, देखो मैं तुमको ये क्यों लिखा रही हूँ, ये तो तुम खुद से भी लगा सकते थे दिमाग, लेकिन तुमने लगाया नहीं है आज तक कभी। ये मैं तुमको इसलिए लिखा रही हूँ कि अगर तुम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने ही करने की जरूरत है। समझ आई? मैं तुमसे तुम्हारा टारगेट बना रही हूँ। टाइम टेबल नहीं बनता ना तुमसे, तुम देखो अभी कैसे बनता है। तो एक वीक में कितनी क्लासेस? 10 10 क्लास 10 क्लासेस। 10 प्लस कौन था भाई? 10 क्लासेस। अब उसमें से जो हमें हमारा संडे टेस्ट पेपर डिस्कशन हो रहा है ना, यस मैम। उसके लिए हमें 2 क्लास तो लगेगी। यस मैम। और अगर हमारा मेजर टेस्ट होता है यार, तब तो हमें और भी ज्यादा लगते हैं, 2 क्लासेस में होता नहीं है। लेकिन मैं लेके चलती हूँ संडे टेस्ट पेपर डिस्कशन में मेरी 2 क्लासेस तो लग रही है। तो 2 क्लासेस लग रही है, मैं कौन कौन सी वाली ले लूंगी? अर्ली मॉर्निंग की रख लूं या मैं एक्स्ट्रा क्लास वाली रखूं? ये तुम मुझे बता दो, कौन सी लेना चाहते हो? एक्स्ट्रा क्लास वाली। एक्स्ट्रा क्लास जो एंड में लगती है वो रखूं, अर्ली मॉर्निंग ना रखूं? नो मैम। नो मैम। वोट कर लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग एक्स्ट्रा क्लासेस, ओके। जो बोल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग वाली हमारी टेस्ट पेपर डिस्कशन हो जाए अर्ली मॉर्निंग की क्लासेस में, रेज योर। जो बोल रहे हैं टेस्ट पेपर डिस्कशन अर्ली मॉर्निंग क्लास में हो जाए, रेज योर हैंड। टेस्ट पेपर डिस्कशन अर्ली मॉर्निंग वाली क्लास में हो जाए, रेज योर हैंड। सिंपल। मैं ये नहीं देख रही कौन कर रहा है, मैं सिर्फ नंबर ऑफ काउंट करने वाली हूँ, मेरे को नाम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नीचे कर लो हाथ। जो कह रहे हैं टेस्ट पेपर डिस्कशन हो जाए, एक्स्ट्रा क्लास जो होती है, जो 8 8:30 से 9:30 बजे तक होती है इवनिंग में, उसमें हो जाए। ज्यादा फर्क तो है नहीं यार, ये 12 10 12 ओके ठीक है, अब फर्क है, ये 4 बच्चों का ही फर्क है। ठीक है, मैं तुमको एक दिन फिर देती हूँ, सोच के बताना मुझे, ठीक है? इसको रख लेते हैं, लेकिन 2 क्लासेस ले लेते हैं। तो कितनी क्लासेस बची अब? 8 क्लासेस बची है ना। सो 1 वीक 8 क्लासेस, उस 8 क्लासेस में हमको पढ़ाई करनी है, राइट? और पीवाईक्यू लगाने हैं। क्लियर है? यो मैम। तो अगर हार्ट वाले चैप्टर में लग रहा है 1 2 3 4 डेज, तो कितने डेज बच गए? 4 डेज बच गए। तो मैं अपने सारे नीट वाले पीवाईक्यूज भी लगा सकती हूँ और मैं असर्शन रीजंस भी लगा सकती हूँ ना, यो मैम। पॉसिबिलिटी, राइट? तो आज तो 5 है, मुझे बताना मंडे को क्या डेट है? मैम 8 कैलेंडर खोल ले, यो मैम। खोल लेते हैं। बैठे ही है तो लगे हाथ मैडम खोल ही लेते हैं।
आइए आइए। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे मंडे से, फ्रेश एंड फ्रेश स्टार्ट करेंगे। संडे को अपना माइंड सेट करके आना, क्योंकि तुम्हें आते ही कार्डियक वाले चैप्टर में पहले खुद से पढ़ना है, राइट? तो पढ़ के आना वो चीज, तभी मजा आएगा। लेकिन बेटा अगर तुम खुद पढ़ के नहीं आओगे ना, और मैं एडी चोटी का दम में लगा लूं, तुम्हारा नीट नहीं क्वालिफाई करा सकती मैं, मेरे पास वो पावर नहीं है, वो पावर आप ही के पास है। तो मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को जरा सीरियस लेना और खुद से पढ़ के आना, क्योंकि जो खुद से पढ़ के क्लास में आते हैं वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं। इस चीज को इस संडे ट्राई करके देखना कि संडे को पढ़ के आना, और जब मैं फिर पढ़ाऊंगी ना मंडे को, तुमको अलग लेवल का समझ आएगा। तो मैं लगा लूं 8 9 10 11 तक हमारा कार्डियक वाला चैप्टर खत्म, यो मैम। ठीक है? अच्छा हाँ बेटा बोलो। वेंसडे तक ये मैम रहेगा हमारा, उसके बाद हमारे पास 4 क्लासेस मोर बचेगी। तो हम लगाते हैं इस कार्डियक चैप्टर के ना क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैं ये वीक लगा लेती हूँ कार्डियक में चला जाएगा। दैट वुड बी 7 to 13 ना। यस मैम। अच्छा देख लेते, तो मैं यहाँ पे डेट लगा लेती हूँ। इट वुड बी लाइक अराउंड, थोड़ा दूर लगाते हैं, 7 to 13 दिसंबर। सॉरी कहाँ जा रही हूँ मैं, जनवरी। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बेटा? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? उठ जाओ। Excretory products and their elimination. एलिमिनेशन है ना। देखो Yes मैम। इसमें योर सेल्फ स्टडी कम हाउ, आप जब इसका फर्स्ट पेज खोलोगे, पेज नंबर तुम्हारी बुक में 290। 290 या 291। तो इसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है, इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में दे आर टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम से कंपेयर करके चार्ट बन रहा है, ठीक है? इससे कंपेयर करके, कंपैरिजन एनिमल किंगडम तो मैंने तुमको पढ़ाया ना। यस मैम। तो एनिमल किंगडम का जब कंपैरिजन होगा तो तुम इतना तो लगा लोगे ना कि प्लेटी हेलमिन्थ की बात कर रहा है, एसके हेलमिन्थ की बात कर रहे हो, तो ये तो तुम कर सकते हो सेल्फ स्टडी में। तुम्हें चार्ट बना के लाना, मैं तुम्हारा क्लास में चार्ट बनवाऊंगी, तो तुम क्रॉस वेरीफाई कर लोगे कि तुम सही पढ़ के आए हो या नहीं, है ना? तो ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। देखो इसमें ना बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है। पेज नंबर, ये फिगर है 16.1। 16.1 है तुम में, ये यस वाली, मैम। ये वाली पिक्चर दिख रही है, देखी? नो मैम। नो मैम। क्या मेरा कैमरा नहीं चल रहा क्या? नो मैम। ओ है मैं इशारे किसको कर रही हूँ बताओ? मैम नहीं चल रहा। ये वाला यार, ये वाली पिक्चर, चूचू वाली। यो तो ये जो चूचू वाली पिक्चर है भाई, ये तो पढ़ सकते हो, इसमें क्या पढ़ाना मैंने, यस मैम। राइट? तो इस पे जो फिगर है, कौन सी है फिगर? ये फिगर 16.1। हाँ, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मॉर्फोलॉजी हुई कि नॉट में? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी तुम करके आओगे इसकी, ठीक है जी? ओके यो मैम। तो तुम इसकी मॉर्फोलॉजी, ये दोनों चीजें तुम खुद करके आओगे। तो ये मैं अभी करती हूँ। तो ये वाला पार्ट आप खुद पढ़ के आओगे, ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। देखो जब मैं बोल रही हूँ ना, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, क्योंकि फिर तुम्हारा कुछ खत्म नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अब तुमको ना इस मंथ में नीट पे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फेब्रुअरी में तुम फ्री हो जाओगे और तुम आराम से 12th ही करोगे, तो तुम्हारा 12th नहीं खराब होगा किसी भी तरीके से। अभी तुम लोगों ने दिए ना प्री बोर्ड्स, यस मैम। बायो हो पाई? क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो हमने करी, मदद करी ना उसने। यो मैम। तो अगर तुम बोलोगे ना 12th की रिवीजन करनी है तुमको, मैं तुम्हारे 12th की रिवीजन में करा दूंगी फरवरी में, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनवरी में 11th पढ़ेंगे फोकस से, तो ये पढ़ के आना है, ठीक है? यो मेरा मूड खराब किया ना, तो तुम पढ़ के नहीं आए, मैं एफर्ट्स डालने छोड़ दूंगी, फिर मैं पढ़ा दूंगी सिर्फ सिलेबस पूरा कराने के लिए। मेरे को मत बोलना, तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा। पढ़ के आएंगे मैम। ये बात मेरे को सीरियस बोलनी थी, मेरे को हंसी छूट गई, लेकिन तुम्हें पता है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, और जब थोड़ा थोड़ा तुम्हें तकलीफ ऐसे ऐसे ऐसा ना होता है कि वो जो सुई ऐसे पास लाती है, अभी लगने वाली है लेकिन अभी लगी नहीं है, वो मीठी मीठी ऐसा दर्द होता है ना, जो यो मैम। हाथों में भी कभी कभार होता है,
मीठा मीठा सा दर्द होगा तुम्हें यूरिन फॉर्मेशन में, कि जब हम पानी पीते हो सूसू बन जाता है, ये सूसू बनने का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यूरिन फॉर्मेशन टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के पास साथ ही आपको आ जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसी का पार्ट है, तो मैं इसी में कराऊंगी, विच इज इंपॉर्टेंट। तो इस अकेले को एक लेक्चर तो मैं दे देती हूँ, इसमें लग ही जाएगा। इसके अलावा ना थोड़ा सा ना ऐसे कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है जो इजी है, लेकिन थोड़ा सा सोच के लगता है ना कैलकुलेशन, राइट। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ नहीं, कैलकुलेशन एंड डिजीजेस, कैलकुलेशन एंड डिजीजेस एंड मैच्योरेशन, इसी में डाल देते हैं, मैच्योरेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये ना एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे, ये मैंने पढ़ाने, ये तुम्हें पढ़ के नहीं आने हैं, राइट। इसके बाद आता है एक रास। एक राज की बात है कि एक रास नाम का मैकेनिज्म है जो रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में काफी मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रास को हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, सो इट विल टेक सम टाइम। इसी के साथ रेगुलेशन ऑफ किडनी इसी में कवर हो जाएगा, तो इसको एक लेक्चर देते हैं। और ये जो ऊपर वाले थे दोनों, इनको मिक्स करके एक लेक्चर देते हैं। कितने लेक्चर हो गए? 4 चार 4 लेक्चर हो गए। अगर तो कायदे से पढ़ के आओगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। मेन जो ये है ना, ये 3 यही है जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ओके। बाकी आपके साथ साथ में क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो जब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी ना, तो मैं जब तुमको रिवाइज कराऊंगी क्लास में ना, कि आपका होमवर्क का जो टॉपिक है वो हम क्वेश्चन करके रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसमें ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी, सो यू विल गेट सम टाइम। तो हम इसका हिसाब लगाते हैं कब निकलेगा टाइम। हम लोग 7 to 13 कार्डियक सिस्टम कर रहे हैं, तो उसको हम लगा लेते हैं 15 to 19 रख ले। मैम 7 में तो संडे नहीं है। ओ 8 हो गया, हाँ। किसने बोला ये? किसने बोला? अरे तारीफ करने वाली हूँ, किसने बोला? अच्छी तारीफ भी नहीं ले रही है, नेहा है क्या? अक्सर तारीफ नेहा लेती नहीं है अपनी। थैंक यू बेटा, ध्यान से देखा तूने। यस, 15 से कर ले हम लोग। ये मैम। ये मैम तो 15 से हमारा है यूरिन फॉर्मेशन, मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ, राइट। और कब तक चलेगा ये? आई विल टेक इट लाइक कि ये मैक्सिमम फ्राइडे तक चलेगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। डन। ये मैम। आई एम टॉकिंग इंक्लूडिंग क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अरे अरे, ये तो नोनू नोनू चैप्टर है। एक लाइन छोड़ दो, सो तो नहीं गए? नो मैम। शर्म आती है तुमको सो गए तो? मेरे को क्या जरूरत है इतना टाइप करने की? ये तो मैं तुमको बनवा बनाया भेज देती। लोकोमोशन एंड मूवमेंट खोले जरा तब तक। कहाँ गया लोकोमोशन? ओह, मसल वाला पार्ट है अभी भी। ओहो, इसमें तो मेहनत लगती है। और इसमें स्केलेटल सिस्टम में, सेल सिस्टम में सबसे ज्यादा जॉइंट्स है जो आते हैं, ओके। देखो इसमें एक आता है मसल्स, ध्यान से सुनना। एक आता है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। मैं चाहूँ ना चाहूँ, मेरा कोई ना कोई बच्चा दिमाग जरूर खाएगा, इसलिए मेरे को एक बार स्केलेटल सिस्टम तो तुमको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कराना पड़ेगा। और एक आता है मेरे पास जॉइंट्स, ठीक है। ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गई है ना, वो जो मसल्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। जो स्केलेटल सिस्टम है आप खुद पढ़ के आओगे, ठीक है। आई सेंड यू द कंटेंट, आप वही पढ़ के आओगे, लेकिन आप एक बार उसको खुद पढ़ के आओगे, क्योंकि इसमें मैं क्या बताऊं तुमको कि अपने पास 12 रिब्स है, इसमें मैंने क्या बताना है? मैं ये बता सकती हूँ कौन सी जुड़ी है कौन सी नहीं जुड़ी है, लेकिन बाकी तो तुम खुद पढ़ सकते हो ना, कि ये इतना इधर कितनी हड्डी है, दांत में क्या है, ये सब तुम खुद से पढ़ सकते हो, दैट इज बेसिक। हाँ, मसल्स तुमको समझ नहीं आएगी, वो मैं बता दूंगी। एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स इज समथिंग जिसमें थोड़ी हड्डियां भी कवर होती है। दिस इज समथिंग जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो ये है ना, ये वाला पार्ट, ये स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स, क्वेश्चन जॉइंट से ही आता है। लेकिन इस बार क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार ये क्वेश्चन ऊपर से भी दे दे, इसलिए मैं छोड़ना तो नहीं चाहती। तो स्केलेटल सिस्टम आप पढ़ के आएंगे, जॉइंट्स मैं पढ़ाऊंगी और मसल्स मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और मसल्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी भेजूंगी जो आपको पढ़ के आनी है, तो ये आपको भी पढ़ के आना और ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, इसको 2 लेक्चर देते हैं, ओके। यस मैम। यो मैम। इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, इसके नाम ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, नाम ट्रिकी है, इस वजह से। तो कितने लेक्चर हो गए इसके? 3 3 है। 3
कवर कवर हो जाएगा एक्चुअल में। तो कैलेंडर खोल लेते हैं। कौन सी डेट बेटा? 15 से 19 था ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 22 15 से 19। अब इधर आते हैं, कौन सी डेट बताओ 22 22 कैलेंडर सिस्टम। 22 से 24 24 5 5 कर ले। 20 भी है 25 हाँ, क्वेश्चन के साथ हो जाएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, बहुत यूनिक चैप्टर नहीं है, एक ही क्वेश्चन आता है। जस्ट बिकॉज दूसरा चैप्टर डिलीटेड है, इसलिए अब इससे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सो वी कैन नॉट इग्नोर इट, राइट। इसलिए हमें इसे करना पड़ेगा। बेटा ये डेट खा गया हम 20। इस दिन आपका 2 लेक्चर होते हैं सैटरडे को, तो यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम स्केलेटल सिस्टम, है भाई? ये क्या हो गया? यस मैम। कहाँ से करें स्टार्ट? 20 से आउटलुक क्यों मुझे परेशान कर रहा है? क्या है? हट जा यार, और भी काम है हमें। किस चीज की मूवमेंट? लास्ट टाइम ट्राई करूंगी इस पे। ये तो फोन है मेरे पास, नहीं हो रहा है। फोन से कर लेते हैं। हाँ बोलो भी डेट। 20 22 20 22 से कहाँ तक? 3 डेज। मैम 20 से हम 20 से 20 में 2 लेक्चर होते 20 है, 20 के बाद संडे आ गया, उसे हटाओ। मंडे और ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को क्या डेट है? 24 24। एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं 25, कभी कभार आगे पीछे हो जाता है ना। यो मैम। अभी जनवरी को आपको छुट्टी हो गई है, उस दिन तो कुछ होगा नहीं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको 26 जनवरी की छुट्टी मिलेगी। ये जो अभी के 4 महीने है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने मेहनत कर लो, अगले 5 साल फिक्स हो जाएंगे। 4 महीने अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि 26 जनवरी की छुट्टी में इस बार पढ़ लेना। वैसे मैं कभी छुट्टियों में पढ़ने के लिए किसी को कहती नहीं, लेकिन अभी के लिए पढ़ लेना। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो अब मैं लिखवाने वाली हूँ, ये तुम खुद से पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मटेरियल भी दे दूंगी, मैं तुमको लेक्चर लिंक भी दे दूंगी, पिछले साल के चाहे मेरा देख लेना, लेकिन किसी और का भी देख लेना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ लेना इस बार। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक पार्ट आता है आपका ब्रेन का, ठीक है, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये बहुत अच्छे से पिछली बार बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो तुमको मैं वो लेक्चर भेज दूंगी, एक बार उससे पढ़ लेना, फिर फ्लो चार्ट में मैं तुम्हें करा दूंगी, ओके। यो मैम। पर बहुत अच्छा था, उस टाइम जब कराया था तो बहुत सारी पिक्चर से कराया था, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम पढ़ लोगे आराम से। नेक्स्ट अगर मैं आती हूँ तो एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूरॉन का। भाई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आता है, और उसका पल्स कैसे उसमें से जाती है ना, किस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, एसिटाइलकोलिन से होता है या कैटेकोलामाइंस का क्या रोल है, वो सब इसी के अंदर आता है। तो इसमें भी एक लेक्चर लग जाएगा, दिस आई विल टीच यू, ठीक है। मैं ऐसे इसमें दूंगी इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेसिक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, जब मैं वो एक्सप्लेन करूंगी तो स्ट्रक्चर भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल बांट के करेंगे हम। नेक्स्ट आता है, अबे इस बार, अरे इस बार सेंस ऑर्गन्स नहीं है, तो चैप्टर खत्म हो गया। सेंस ऑर्गन्स नहीं है इसके अंदर, तो चैप्टर खत्म हो गया। कितने दिन लगे? एक दिन। अब 27 जनवरी को क्या वार है? क्या वार है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे? मैम सैटरडे। 27 जनवरी को सैटरडे है। यो मैम यो मैम। क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बड़ा ये। 27, 28 को तो कुछ नहीं होगा, 29, 28 और 29 जनवरी को हम रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो टाइम लगेगा। मैम 28 को संडे है। हाँ तो मैंने 28 इंक्लूड ही नहीं करा यस मैम। है ना, तो मैंने तो इतना ही इंक्लूड करा है।
तो वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। इन केस कभी ये भी तो हो सकता है ना, ऊपर जो हमने एक एक दिन एक्स्ट्रा दिए है कोई बच जाए तो हम नीचे यूज कर ले, पॉसिबिलिटी तो है ना। Your ma'am. नेक्स्ट चैप्टर chemical coordination and interactions. दोबारा पढ़, क्या लिखा है? केमिकल Chemical कोऑर्डिनेशन coordination and Integration. बेटा वो बोल रही थी ना, उसे बोलने दो। बोल भाई, क्या बोल रही थी, दोबारा बोल। chemical coordination and integration. हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, यह पार्ट है हार्मोन वाला, तो इसमें मध्यम मध्यम से हार्मोन होते हैं, और ये आई थिंक पूरा ही है। चेक कर हाँ, ये हार्मोन है। हार्मोन के बाद तो हम लेते हैं हाइपोथैलेमस, हम लेते हैं पिट्यूटरी, हम आ जाते हैं थाइमस, हम आते हैं एड्रिनल ग्लैंड है जो टाइम लेते हैं, हम आ जाते हैं कौन 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 सा आता है एड्रिनल ग्लैंड के बाद, Pancreas. पेनक्रियास। पेनक्रियास के हार्मोन इंपॉर्टेंट है। थायराइड, थायराइड कैसे भूल गए? थायराइड। हाँ, फिर आप क्या आते हैं जेनिटल, जेनिटल ग्लैंड्स, एंड देन यू आल्सो हैव दीज एक्शन ऑफ हार्मोन, और कुछ हार्मोन्स के केमिकल नेचर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ये दोनों, तो मैं अगर इन्हें कंबाइन करके लिखूं 1 तो ये खा जाएंगे। थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड और ये पेनक्रियास, दिस विल टेक योर 1 डे। थायराइड, जेनिटल, एक्शन ऑफ हार्मोन, इट विल टेक यू 1 डे। राइट, कितने हुए? 3J. 3 lectures. लेक्चर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। अगर अकेले पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा। ये हल्के में मत ले लेना कि तो 3 दिन में हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा, पहले पढ़ना पड़ेगा तुम्हें मुझसे। समझ आई? हल्के में मत ले जाना कोई कि अरे हम तो सो रहे हैं 3 दिन में कर लेंगे। ऐसे मत करना, निकल लोगे तुम। ये क्लियर है ना सबको? पता चला आज क्लास के वजह से पेन पेंसिल फेर के बैठ गए, अरे हमसे उसका 3 दिन का तो काम है, पेपर से पहले कर लूंगी मैं तो। कोई राजकुमारी ऐसा ना सोचे कबूतर बन जाएगा तुम्हारा। डेट बताओ, 29 के बाद कौन सी डेट पड़ रही है? 30 31. 31? 30. 30 है? 30 से 31 है? यो मैम। 31, Yes, ma'am. 30, 31, 1 तो 2 ले लूं मैं, 2 फरवरी तक होगा ये, है ना? Yo ma'am. तो अगर हाँ, और इसके बाद कोई चैप्टर है? No ma'am. तो अगर मैं बहुत ही तमीज और तहजीब से चलूं, अच्छा 31 के बाद 32, 32 बोल रही, सॉरी, क्या हो गया मुझे? है रब्बा, पानी पिलाओ मुझे कोई। तो कहाँ से आ गया? 2 फरवरी, इसको अपन लिख लेते 3 फरवरी, 3 से 4 फरवरी लिख लेंगे। वैसे इतना है नहीं इसके अंदर, मैं फिर भी चलो कंफर्म कर लेती हूँ। तो 4 फरवरी तक अगर हम तमीज से पढ़े तो हमारा पूरा का पूरा 11th ग्रेड का क्या कवर हो जाएगा? Human. Biology. आपका पूरा जुओलॉजी खत्म हो जाएगा बेटा। बायोलॉजी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक होता है जुओलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो आपका पूरा 11th का जुओलॉजी खत्म होता है। दिस इज ऑल द जुओलॉजी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम मिक्स कर देते हैं बॉटनी जुओलॉजी में। मैं आपको जुओलॉजी में लेकर पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हाउ मेनी चैप्टर यू विल बी एबल टू कंप्लीट? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट 10 चैप्टर्स ना। आपने जो पहले किया है द लिविंग वर्ल्ड, तो मैं बीच में आपका वाइवा ले लूंगी ना कभी भी, वो तो मेरे ऊपर है ना। तो मैं आपको रिवाइज तो कराती रहूंगी। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपने शिद्दत से सिर्फ 1 जनवरी में 4 जनवरी तक, आज 5 है ना, तो आप लगा लो एग्जैक्टली 1 मंथ तक अगर अच्छे से किया तो आप 11 की पूरी जुओलॉजी कर लोगे, 12 की आप पूरी बायो पढ़ के जा ही रहे हो। तो आप देखो ना कि आपका पेपर 70 to 80% तो प्रिपेयर हो गया ना आराम से। हुआ कि नहीं? Yeah, ma'am. 11 एनसीईआरटी खोलो, देखो कौन कौन सा चैप्टर बचता है, खोलो। We have plant kingdom, Yo. we have Yeah, morphology in flowering plant, anatomy in flowering plant, Ma'am. we have cell वाली 2 यूनिट, 2 चैप्टर, Yes. और Ma'am, 3 एक हो गई है.
क्या बेटा? सेल हो भी गया सेल सेल साइकिल साइकिल हो गया हो एक गया यूनिट चैप्टर। हाँ, उसका एक ही है, सेल साइकिल सेल डिवीजन तो हो गया। और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बचा यो मैम। है ना। तो अगर मैं मान लूं कि तुम लेट्स से 14 फेब को हमारी 14 फेब तक हमारी लास्ट क्लास है, उसके बाद तुम अपना बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर मैं हम 4 को फ्री होते भी है तो हम 4 को फ्री होके यही रिवाइज कर लेंगे जितना हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। अगर हमें लगा कि हमारी क्लास की ग्रिप अच्छी चल रही है तो हम इसमें से कुछ रिवाइज कर लेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। और मान लो नहीं हो पाया, हम आगे नहीं बढ़ते, हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। देन व्हेन यू कम इन अप्रैल, तो अप्रैल में देखो आपको 12th ही रिवाइज करनी है जो आपने मार्च में रिवाइज करी है। आपको 11th की जोलॉजी आपने पढ़ ली है तो आपको रिवाइज ही करनी है। अब बताओ पढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है या रिवीजन? पढ़ना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, रिवीजन तो आपने एक बार पढ़ा होता तो थोड़ा हौसला हो जाता है। तो आपको नई चीज क्या पढ़नी होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बॉटनी पढ़नी होगी। तो इतनी तो पॉसिबिलिटी है ना कि यार बॉटनी तो कर ही लोगे। मैम। सिर्फ एक मंथ में सिर्फ बॉटनी का पार्ट नया करना था तो तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि बाकी तो तुमने पढ़ा हुआ है ना। यो मैम। तो यो मैम। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। तो लगता है कि नीट हो पाएगा। यस मैम। यस खुद से फील होता है तो ही बोला, ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं लगता तो दैट इज ऑल्सो वैलिड रीजन, अपना अपना रीजन है। मुझे तो लगता है ये देख के कि यार यहाँ से देख के तो मुझे लगता है कि यार हो तो सकता है कि मतलब तुम कर तो रहे हो इतना कि हो तो जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं है कि सारा ही सिलेबस करने से होता है, ये तो मिथ है। सारा सिलेबस करने से तो नहीं होता है, आपको सही से आना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। तो अगर आप इतना भी करके जा रहे हो देन देयर इज अ हाई स्कोप कि आपका इतना हो जाएगा, राइट। आप खुद ही सोचो, आपने 70-80% तो सिलेबस कर ही लिया ना, तो फिर तो होना ही चाहिए। पूरे अप्रैल में आप बाकी सब रिवाइज करोगे, सिर्फ प्लांट वाला पार्ट है जो आप एक बार उसको पढ़ोगे। तो आई थिंक इतना हो जाना चाहिए जो शिद्दत से पड़ेगा। सो देयर आर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स में वी कैन एक्चुअली क्रैक नीट, क्योंकि आप ना जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी पढ़ के स्टार्ट कर रहे हो। और आपके पास सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आप 12th ग्रेड में हो, तो आपकी 12th फ्रेश है। चाहे तुम स्कूल में पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, चाहे तुमको टीचर का समझ आता है या नहीं आता है, तो अभी कुछ तो सुना होगा ना। तुमको इतना तो सुन सुन के पता चल गया होगा ना कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आता है। यो मैम। इतनी बार क्लास में टेस्ट हुआ होगा तो कोई तो डायग्राम तुमको याद हुआ गया होगा ना प्लांट फिजियोलॉजी का, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में वो डायग्राम नीचे बनाना है या ऊपर बनाना है, यो मैम। राइट। तो हमको ऐसा लगता है एज ए पर्सन कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन तुमको आता है, तुमने इतना पढ़ा है, राइट। तो इस चीज का तुमको एडवांटेज उठाना है, ठीक है। तो रेदर देन एनीवन हु इज थिंकिंग टू ड्रॉप, इस चीज को ये समझो कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, आप बिना ड्रॉप के भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसी एटीट्यूड के साथ आपको चलना है, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स द मोस्ट। आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है आप क्या कर पाओगे, राइट। तो आपके पास 10 क्लासेस है एक हफ्ते में बायोलॉजी की, 10 क्लासेस बायोलॉजी की लगा के एक एक घंटे की सही आप नीट क्रैक कर सकते हो। समझ आई बात? तो इसलिए संडे मैं फ्री छोड़ रही हूँ, संडे को होमवर्क भी नहीं दे रही हूँ। यू लेट योर संडे अपने हिसाब से कर लो जो तुमको करना है। ओके, क्लियर सबको? यो मैम। तो ये स्प्रेडशीट मैं आप ही के साथ शेयर कर दूंगी। आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास मेरे साथ है क्या? नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैं पोल चला रही हूँ, जस्ट लेट्स जस्ट वोट इन द पोल, लेट्स सी व्हाट इज द रिस्पांस। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। हम हर हफ्ते का ना एक क्लास का मॉनिटर रख लेते हैं, इसका काम होगा मेरे से स्टडी मटेरियल मांगना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मेरी गलती है, मेरे को भेजना चाहिए, मेरा काम है। तो मैं स्टडी मटेरियल भेजना मैं भूल जाती हूँ कभी एक बार क्वेश्चन भेजने, है ना। तो हम हर बार मॉनिटर रख लेते हैं जो हमारे क्लास में, मतलब क्लास के बाद मेरे को रिमाइंड करा दे कि हाँ भाई ये सब सब डिलीवर हो गया है टाइमली या नहीं। ओके, ठीक है। ये मजा तो तुमको बहुत आता है ना मॉनिटर बनने में। पहले मैं चेक करूँ किस किस ने पोल किया है, पोल किया उसको नहीं बनाऊंगी मॉनिटर। सारी रेडी फॉर नीट प्रिपरेशन 24 मैक्सिमम बच्चों को वोट है यस, दैट इज गुड। नीट की प्रिपरेशन में एक चीज याद रखना, इसका मतलब ये नहीं होता कि सबका एमबीबीएस क्वालिफाई हो जाए।
तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस चीज का याद रखना कि मैंने कोशिश पूरी करनी है। उसके बाद लेट्स सी मेरा सिलेक्शन कहाँ होता है, लाइफ कहाँ लेके जाती है। तो हमेशा अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखा करो, दिल ना किसी एक चीज से लगाते नहीं है। तो तुम प्रिपेयर कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के साथ, लेकिन सिर्फ एमबीबीएस के ऊपर दिल लगा के मत बैठ जाना, हो सकता है इससे ज्यादा कहीं और स्कोप मिल रहा हो। समझ आई बात? यो नहीं नहीं समझ तो नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट डजंट मीन कि एमबीबीएस करने जा रहे हो। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें रैंक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे लिए क्या फिजिबल है। हो सकता है एमबीबीएस भी मिल रही हो, लेकिन इतनी दूर मिल रही हो कि मेरा जाना वहां पॉसिबल नहीं है, तो तुमको शायद वो छोड़नी पड़ जाए। तो माइंड में ना ये चीज क्लियर रखना कि कभी कभार हो जाती है अजीब सी चीजें, फिर बच्चे दिल ऐसे ऐसे तोड़ के बैठे, बच्चे हम भी तोड़ लेते कभी कभार दिल, तो दिल बैठ जाता है कि हाँ ये नहीं हुआ। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब वो हो जाती है फिर पता चलता है हमें। ठीक है, आज मैं तुमसे इसलिए बातें करूँ क्योंकि इसके बाद करूंगी नहीं, तो आज सुन लो। ओके, तो बच्चे तो इंटरेस्टेड है नीट प्रिपरेशन में, जान के मुझे खुशी हुई। ठीक है, तो अभी कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई अपनी। कार्डियक सिस्टम ना पढ़ के आना, कल है ना? यो देखो मैम एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया हमें, है ना? तो कार्डियक सिस्टम वाला कल पढ़ के रहना। ओके, तो फिर मैं तुमको फ्लो चार्ट वगैरह में मदद कर दूंगी। नहीं, कार्डियक सिस्टम कौन सी डेट से रखा था? अरे रुको, तुम कल करके आना, तुम कल करके आना क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके क्वेश्चन रह गए थे हमारे, जब मैं गई थी तो नहीं कर पाए थे, आई गेस नहीं कर पाए थे ना मैडम। पिछले साल की बात है, मेरे को ये याद नहीं मैंने सुबह क्या खाया था। मैं क्या बोल रही है, मेरे को सुबह का याद नहीं है। पिछले साल की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कमबख्त तो मैंने नहीं कराया था, क्वेश्चन लाएंगे उसके, आई थिंक 40 की लाइन में क्वेश्चन है, वो कर लेंगे हम लोग। ओके, कल यो मैम मंडे से स्टार्ट करेंगे। आई गिव यू संडे का टाइम, तब तुम उसको पढ़ सकते हो। तो मैं ये बोल रही थी, जो होता है बढ़िया के लिए होता है ना। तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सुना दूं? यस मैम स्टोरी के बाद पैसा लगेगा 1000 करोड़ पे मेरे अकाउंट में डाल दिए जाए। ओके, आवाज आ रही है? मेरे को मेरी आवाज अलग अलग तरीके से आ रही है, मेरे दिमाग में ही गूंज रही है मेरी आवाज। क्या है ना, नाक खराब हो जाता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो क्या था, एक मेरी फ्रेंड थी, सो वो बहुत ब्राइट थी और फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। सो उसने अपनी ग्रेजुएशन डाली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन करी। ठीक है, फिर उसने मास्टर्स के लिए ना आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, जैसे आप दे रहे हो ना नीट ग्रेजुएशन के लिए, हमने भी ग्रेजुएशन के पेपर अलग दिए थे, फिर मास्टर्स के लिए भी अलग एंट्रेंस होते हैं। तो उसने अच्छा खासा एंट्रेंस दिया और उसको क्वालिफाई भी हुआ। ठीक है, तो उसको हाँ, तो भूल गई मैं थोड़ी सी स्टोरी, कि ऐसे कुछ पेपर वगैरह उसने दिए थे, तो बहुत ब्राइट थी और बहुत अच्छी, मतलब अच्छी खासी रिच फैमिली से, तो वो अफोर्ड कर सकते थे अपनी एजुकेशन फॉरेन में भी। तो अपने उसका जो जिस चीज में उसको मास्टर्स करनी थी, उसका कोर्स उसको मिल गया था ओवरसीज में, तो उसको इंग्लैंड में वहां पे कोर्स मिल गया था और उसकी स्कॉलरशिप भी सैंक्शन हो गई थी। सोचो कोई इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो उस टाइम सारा बन गया था, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन का सब कुछ रिजॉल्व हो गया था, सॉर्टेड हो गया था। बट घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि उसका जाना कैंसिल हो गया, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से, कि नहीं भेज पाए लड़की को इतना दूर, उस टाइम पे ठीक नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। तो फाइनेंसिस भी थे, डॉक्यूमेंटेशन भी थी, पर उसका ड्रॉप हो गया। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान डिप्रेसिव हो जाएगा ना, ड्रीम कॉलेज छूट गया और सब कुछ मिलने के बाद छूट गया, तो उसका ऐसा छूट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर के पास वाले कॉलेज में डाल दो, तो घर के पास थी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, है ना, जहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेड किया, उसके घर के पास भी वही थी। तो पता है यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, लेकिन तुमको सोचो कोई कहीं और जा रहा था बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, है ना, और बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में जाने वाला था। अब वो अपने नियरेस्ट कॉलेज में जा रहा है, जो भी कोर्स अवेलेबल है उसमें कोर्स करने। पहले वो अपनी किसी स्पेशलाइजेशन पे जा रही थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि वो एमएससी जूलॉजी ऑनर्स से कर ले, जो मैंने करी है, वो उसके पास ऑप्शन था। तो अगर आपका लास्ट ऑप्शन हो ना कोई, वो करना पड़े तो दुख होता है। तो वो यूनिवर्सिटी विजिट करने की तो बड़ा रोई हो, क्योंकि वो आई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेवल ऑब्वियसली बड़ा है इंडिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू,
BHU, ये यूनिवर्सिटी ना सुपीरियर है, तो कोई वहां से पढ़ के यहाँ आता है ना तो उसको बहुत डिग्रेड फील होता है, तो वो बड़ा रोई घर आके कि ये पंगे पड़ गए ना, यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो एक सेकेंड है, मेरी फ्रेंड पूछ रहे चाय समोसे खाओगे? Yes, ma'am. अरे बोल ले, ए मेरी फ्रेंड को हेलो बोलो। Hi. Hello. हाय गुड आफ्टरनून बोल मुलाय को। Good evening, ma'am. मैम भी टीचर है बायो की। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. मैम अभी नन बनी हुई है, उनका छोटा बेबी है ना, तो आजकल वो उड़ी रहती है। बस यार 5 मिनट में रख ले मेरे समोसे तैयार, मैं आ रही हूँ। बस लाल और हरी वाली चटनी मिक्स करके नीचे आऊंगी तो तुमको नहीं मिलेंगे समोसे। आए बड़े, दरवाजा बंद कर दिया, ठंड लग रही है। मैम इन्होंने घाटू लगाया है। उन्होंने हाँ वही वाला, वो जो हिमाचल में लगाते वही लगाया है। वो यार अभी बेबी हुआ है ना उसके, तो उसको ठंड ना लग जाए इसलिए। एनीवेज, तो वो आई, वो बहुत रोई कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम आया, तो वो काउंसलिंग के लिए आई, तो मेरे को याद है मैं बैठी थी काउंसलिंग के टाइम पे, वो मेरे साथ बैठी थी, जो बड़बड़ सी कर रही थी। वैसे पलट के देखा, मैं लड़की ठीक नहीं लग रही, इससे दोस्ती नहीं करूंगी। अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तो जनरली आप सोचते हो जिससे दोस्ती नहीं करोगे वही अच्छे दोस्त बनते हैं। वो ज्यादा ऐसे बड़बड़ सी कर रही थी, ऐसे ऐसे हिलती हुलती थी वो यार, वो एक्चुअली पाठ कर रही थी, मेरे को पता नहीं था। मैं सोचा ऐसे पूरा मफलर सा लिपेटा हुआ है, बड़बड़ बड़बड़ पता नहीं क्या कर रही है। तो वो अजीब थी। एक और सहेली थी मेरी, उसके घर से ही मैंने तुम्हें बड़ी बार पढ़ाया है। वो ऐसी ऐसी मुस्कुराते घूम रही थी, पानी का गिलास लेगी ऐसे घूम रही थी। वो भी मुझे अजीब लगी थी, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो ऐसा हुआ। फिर ना जब हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सुन लो हंसते रहो, सुन लो, तुम्हारा जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ ना, तो उसको कोई मेडिकल कंडीशन होगी। न्यूरो, मैं मेडिकल हिस्ट्री में डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर मेडिकल कंडीशन वाज लाइक दिस कि शी कैन नॉट सी, तो हर विजन स्टार्ट्स टू गो अवे। तो सडनली उसका विजन जाने लग गया, समझ रहे हो तुम, दिखना बंद हो रहा है किसी को धीरे धीरे। तो उसको डिजीज होगी लेकिन डायग्नोस नहीं हो रही। ना इमेजिन, किसी का 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, 2 साल की पोस्ट ग्रेड है, 1 साल हो गया, एक साल रहता है, 1 साल रहता है और आपका विजन जा रहा है। अब आप कैसे पढ़ोगे? क्योंकि वो घर के पास थी तो यहाँ देखभाल भी हो गई। यहाँ पर डॉक्टर से डायग्नोस तो बहुत टाइम बाद हुआ, लेकिन इतनी देखभाल हो गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत दूर नहीं थी, दोस्त भी थे। तो दोस्तों ने, एक दोस्त थी घर के पास, वो उसको यूनिवर्सिटी लेके आती थी। तब यहाँ मेट्रो नहीं चलती थी, हम लोग वहाँ थे हॉस्टल वाले, तो हम उसको स्टडी मटेरियल दे देते थे, नोट्स बना के दे देते थे, पढ़ा देते थे हम लोग फोन पे। फिर वो वापस आ जाती थी इसी दोस्त के साथ। घर पे थी तो मम्मी थी, केयर हो गई, है ना। तो उसका इतना वो हो गया था कंट्रोल की उसने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया। एंड यू वोंट बिलीव, 3rd सेमेस्टर था, उसके ने हमारी क्लास में टॉप किया था। वो बंदी जिसको दिख नहीं रहा सही से, उस बंदी ने टॉप किया था हमारी क्लास में, क्योंकि वो कॉन्शियस थी ना कि मैं फेल हो जाऊंगी। उसने इतना पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ाया, उसके नंबर हमसे ज्यादा आ गए। दैट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। बट व्हाट इज द मोरल? सो पोस्ट ग्रेड होगी उसकी यहाँ से खत्म। Now one day we were sitting together and we were talking and then we suddenly realized कि उसने खुद ही बोला that कि अगर उस टाइम मैं चली जाती इंग्लैंड और वहां पर होती मुझे कंडीशन, तो मेरी पोस्ट ग्रेड तो खत्म हो जाती ना, वहां से अप डाउन कैसे करती। इट वॉज ओनली कि वो इंडिया में ही थी, इस वजह से उसकी ट्रीटमेंट भी हो गई और उसकी एजुकेशन भी बच गई। नहीं तो उसकी पोस्ट ग्रेड खराब जाती, सारा पैसा खराब जाता, फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन करती, तो शायद अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन ही चल रही होती, राइट। तो कितनी वियर्ड तरीके से चीजें सही हो गई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बढ़िया, कोई और वीडियो देख रहा है किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, करो, बढ़िया बात है। लेकिन ये दिल मत लगा लिया करो कि इसकी प्रिपरेशन करी है, MBBS है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी। अरे हो सकता है ना तुम्हारे नसीब में कुछ और लिखा हो और वो ज्यादा अच्छा हो। अब उसने थोड़ी सोचा था कि मेरा इंग्लैंड जाना कैंसिल हो गया, वो इसलिए हुआ था कि यार 1 साल के बाद मुझे ऐसी सिचुएशन से डील करना था। वो शायद किसी और सुपीरियर पावर ने सोचा था, तो उसको यहीं रखा घर के पास, तो सेफ रहेगी। तो नीट की प्रिपरेशन करो, शिद्दत से करो, अपना एम क्लियर रखो कि मुझे डॉक्टरी में जाना है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, क्लियर है मुझे, राइट। तो मैं इसको बनने की कोशिश करूंगा। अब होगा या नहीं वो वक्त बताएगा। तो अब अपनी मेहनत अच्छे से करो, क्योंकि वो मेहनती थी ना, इस वजह से इतना बीमार होके भी वो अपनी लास्ट ईयर को पढ़ गई। अगर वो नहीं होती ना मेहनती, उसको छोड़ना पड़ता, ठीक है। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, ये आपको सिर्फ डॉक्टरी के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा, ये आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं वो मेंटेलिटी डेवलप करेगा, राइट। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, इस चीज को हमेशा क्लियर रखना
कि जरूरी नहीं है वो ही मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि आप आज से बेटर बन जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो बेहतर ही मिलेगा। जो मेहनत करते हैं उनको अच्छा ही मिलता है। समझ आई बात? ये क्लियर है सबको? राइट? तो चाहे तुम्हारे पड़ोस वाले चाचा जी के बेटे के फूफा की बेटी की बहू की लड़की का लड़का को मैं कह रहा हूँ ये तो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, इसका एमबीबीएस ही होगा, इन सब लोगों का प्रेशर नहीं लेना। ठीक है? ये सब लोग 10 सालों के बाद कहीं नहीं होंगे। फैक्ट है, 10 सालों के बाद ये अपनी अपनी जिंदगी में तो ना उलझ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो किसी का भी प्रेशर नहीं लेना। सोसाइटल एंट्रेंस एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी का प्रेशर है। तुमको लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज से 10 साल के बाद कत्ते किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, उनको सिर्फ यही फर्क पड़ेगा ये नीलम दी शादी हुई कि नहीं है, अर्चना दा ब्याह नहीं होया, ब्याह हो गया तो मुंडा नहीं होया, मुंडा हो गया तो कुड़ी नहीं हुई, कुड़ी हो गई तो ओनू स्कूल नहीं भेजिया, स्कूल भेज दिया तो उनकी शादी नहीं हुई। इनको यही है, इनका कुछ नहीं है। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। जब मैं छोटी थी तो उनको मेरे नंबरों से मतलब था, मेरे नंबर आ गए तो मेरी जॉब से मतलब है, मेरे जॉब आ गए तो मेरी शादी से मतलब, मेरी शादी हो जाएगी मेरे बच्चों से मतलब है, बच्चों हो जाएंगे फिर उनको इरिटेट करेंगे। इनको नहीं लेना है तुम्हें। ठीक है? तो अगर कोई भी तुमको प्रेशराइज कर रहा है कि तुम्हारा तो नीट है, नहीं नहीं ये तो बहुत पढ़ना होगा, है ना, फिर उसके बाद तुमको बोलेंगे अब तो तेरा रिजल्ट आने वाला है, वो मजे ले रहे हैं, उनको जाने दो, उनका प्रेशर नहीं लेना, तुमने सिर्फ अपना लेना। समझ आई बात? Always be very clear. Always be very clear. We'll try our best. We'll try to secure NEET. Obviously, हम अपना बेस्ट करेंगे, हमारा गोल क्लियर है, लेकिन हमने अपना दिल नहीं उसे अटैच किया। हमारा दिल और बड़ा है, हमारा दिल अटैच है कि हम करियर में कुछ बड़ा बनेंगे। ठीक है? जब तुम अपना ये गोल रखोगे ना, हम करियर में कुछ अच्छा करेंगे, तो तुम रास्ता भी ढूंढ लोगे। बोलो विशाल। मैं गलती से अच्छा, इट इज लाइक कि तुम कितने लोगों को कोरियन सीरियल और ये सब पसंद है? पता है मुझे, एक ना एक तो निकलेगा। और तुम कोरिया जाना चाहते हो, है? मैंने कोरिया जाना ही है। राइट? तो तुम्हारा मैंने कोरिया जाना जरूर है, तो जब तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तुम फ्लाइट ले लोगे या शिप या जो भी तरीका हो सकता है वहां से पहुंच सकते हो। तुम्हारा गोल क्लियर है तो तुम अपना गोल क्लियर करो। मेरे को एंट्रेंस की तैयारी करनी है, अच्छे कॉलेज की तरफ जाना है। राइट? हो सकता है ना कि कोरिया अभी ना जा पाओ, मैं भी आज से 10 सालों के बाद जा पाऊँ, तो वैसे ही जरूरी नहीं है ना कि एमबीबीएस करो, हो सकता है कोई बीडीएस में चला जाए, हो सकता है कोई और किसी लाइन में चला जाए। तो अपना गोल क्लियर रखो कि करियर में कुछ अच्छा करना है, पर अब ऐसे घुस मत जाओ उसमें कि नहीं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बनी तो मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे मत करना। राइट? माँ बाप के पास तुम ही हो लोते, जैसे टेढ़े मेढ़ी सी हो तुम ही। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, रिकॉर्डिंग ऑन में मैं कैमरा